बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने इस शो में खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, लाहौर की एहतसाब अदालत ने आज अपना तहरीरी फैसला जारी किया नवाज शरीफ के हवाले से, और इम्पॉर्टेंट ये इसलिए था क्योंकि इस फैसले के अंदर अदालत ने अपनी बेबसी और लाचारगी का इजहार किया है। वो कैसे किया है? लिखा गया कि नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने के अलावा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। व्यूअर्स, पाकिस्तान के इदारे बेबस, पाकिस्तान का अदालती निज़ाम बेबस, पाकिस्तान की हुकूमत बेबस। हमें रोज़ाना कोई ना कोई स्टेटमेंट नज़र आती है कि नवाज शरीफ को लाने के लिए पाकिस्तान ने बरतानिया की हुकूमत से रुजू किया है और बहुत ही रोशन इम्कानात हैं कि नवाज शरीफ को वापस लाया जाएगा। ये तमाम इदारे, ये तमाम हुकूमती मशीनरी, ये तमाम अदालती निज़ाम, आपको याद होगा उस वक्त भी एक दूसरे पर ब्लेम गेम जारी रही और कहा गया उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा साहब ने, और वो ये कहते थे कि ताकतवर का ताना हमें ना दे। नवाज शरीफ को जिसने बाहर जाने दिया है आप भी बखूबी जानते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस प्रोसेस के अंदर पाकिस्तान की आवाम कहां जाएगी? पाकिस्तान के इदारे क्या गेम खेलते हैं? पाकिस्तान के अदालती निज़ाम किस तरह उसे ट्विस्ट किया जाता है? लेकिन पाकिस्तान की आवाम कहां जाएगी? पाकिस्तान के गरीब लोग कहां जाएंगे? पाकिस्तान के वो लोग कहां जाएंगे जो इन्हीं अदालतों से इंसाफ मांगते हैं? तो उस इंसाफ पर क्या सवालिया निशान नहीं उठेगा? चूंकि यहां पर अमीर के लिए कानून कुछ और है और गरीब के लिए कानून कुछ और है। अगर ये काम मेरे जैसे किसी सहाफ़ी ने किया होता पाकिस्तान के अंदर, तो यकीन करें हमारे किसी एक चैनल ने एक सतर की खबर भी अपने अखबार के अंदर, अपने टीवी चैनल पे नहीं चलानी थी। ये हालात हैं, क्योंकि अमीर के लिए कानून कुछ और है, गरीब के लिए कानून कुछ और है, रेड़ीबान के लिए कानून कुछ और है, और प्लाज़ा जिनके आलीशान महल हों, प्लाजे हों, उनके लिए कानून कुछ और है। तो ये है पाकिस्तान का निज़ाम। व्यूअर्स, दूसरी अहम खबर जो आज पाकिस्तान के अंदर जीनत बनी रही, और इसका ताल्लुक बरतानिया से भी इसलिए है, और मैं इसे बार बार इसलिए कहता हूं, इसके हवाले से आपको अप टू डेट रखता हूं, आप तक हकायक लेकर आता हूं, क्योंकि ये पाकिस्तान का पैसा था जिसे बड़ी बेरहमी के साथ और बड़ी बेहिसी के साथ लूटा गया। और अब मकाम ये है कि इस पर नदामत की बजाय ये किरदार, सियासी किरदार, अपने आप को सरेंडर करने की बजाय रास्ते तलाश कर रहे हैं कि किस तरह बचा जा जाए, और ये सिलसिले जारी रहेंगे उस वक्त तक जब तक उन्हें कोई दरमियानी रास्ता या कोई डील उन्हें नहीं दे दी जाती। मनी लॉन्ड्रिंग केस शहबाज शरीफ और दीगर मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई, और अदालत ने कहा कि अगली समात के ऊपर तमाम गवाहान को जो है वो पेश किया जाएगा। इस मौके पर जब फर्द जुर्म आयद की गई तो इसकी सेहत से इनकार किया गया और कोशिश की गई शहबाज शरीफ की तरफ से कि इसे डिले किया जाए, लेकिन अदालत ने इस पर ज़रूर जो कहा और इस हवाले से अपना इस्तफसार भी किया कि जनाब, एक तरफ आप ये कहते हैं कि डिलेइंग टैक्टिक्स की जा रही हैं और दूसरी तरफ आप वक्त मांग रहे हैं। व्यूअर्स, मनी लॉन्ड्रिंग का ये केस पाकिस्तान की तारीख में एक नई मिसाल कायम करेगा अगर ये अपने मंतकी इंजाम तक पहुंचा, क्योंकि शहबाज शरीफ के ख़ानदान के पास ऑप्शंस बहुत कम हैं। रास्ता नहीं मिल रहा कि किसी तरह इस चीज़ को बचाया जा सके, ख़ानदान को बचाया जा सके, क्योंकि जब अदालत में एविडेंसेस की बात आती है, सबूत की बात आती है, जिरा करने की बात आती है, आर्गूमेंट की बात आती है, तो उस वक्त दूसरी तरफ से डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाई जाती हैं, जिसकी एक एग्जाम्पल आज अदालत में भी देखने में आई। नैब लाहौर ने शहबाज शरीफ के खिलाफ स्टेट बैंक के फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट की जानिब से शिकायत मौसूल होने पर इंक्वायरी शुरू की। व्यूअर्स, जब टीटीज़ बरतानिया से पाकिस्तान आएंगी, पैसा यहाँ से बाहर जाएगा, तो यकीनन जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वहाँ पर रेड फ्लैग रेज होगा, और वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ जिसको बार बार कहा जा रहा है कि सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। व्यूअर्स, एविडेंसेस इतने ज़्यादा मजबूत हैं कि इसे कोई भी किसी भी लेवल पर डिनाई नहीं कर सकता। आज दूसरी एक अहम खबर जो पाकिस्तान के मीडिया के अंदर बड़ी जीनत बनी रही, वो मरीम नवाज़ की
मुलाकात थी बिलावल जरदारी के साथ। अक्सर लोग बहुत ही बुरा मान जाते हैं क्योंकि मैं बिलावल भुट्टो कहता हूं और दूसरी तरफ मरीम नवाज़ कहता हूं, तो वो कहते हैं कि मरीम सफदर कहा करें। तो मरीम सफदर और बिलावल जरदारी के दरमियान आज जो मुलाकात थी, ये इसका काफ़ी चर्चा रहा। पहले से ही टीज़र शाम से पहले से ही टीज़र चलना शुरू हो गए कि शाम को 6 बजे मुलाकात होगी और पता नहीं पाकिस्तान की शायद तकदीर बदल जाएगी और क्या होने जा रहा है। इससे पहले कि हम इस मुलाकात के हवाले से आपके सामने कोई अपना तजिया पेश करें, आपको बताएं कि नवाज शरीफ ने जो रिपोर्ट आई आईजी के हवाले से कराची में, उसको मुस्तरद किया और दूसरी तरफ बिलावल जरदारी ने इसको एक्सेप्ट किया। तो यहाँ से हमें एक डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन नज़र आता है दोनों जमातों का, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं। जो रिजल्ट्स आएंगे उस हवाले से उसके बाद कोई आइंदा का लाएअमल तय किया जाएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आइंदा पीडीएम के साथ रहना है या नहीं रहना। तो लिहाजा जो ऑप्शंस हैं उन पर गौर किया जा रहा है और बहुत ही तरीके के साथ हर स्टेप जो है बिलावल जरदारी की तरफ से लिया जा रहा है। लेकिन इस मुलाकात के अंदर जो तासुर दिया गया, बहुत ही करीब जो मुशावरत जिन लोगों से की जाती है, मरीम सफदर की तरफ से की जानिब से और बिलावल जरदारी की जानिब से, ये इस मीटिंग में नहीं बैठे। कुछ लोगों ने यह भी कहा ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर कि शायद इन दोनों शख्सियात को भी अंदाज़ा है कि खबर कहीं और पहुंचा दी जाती है, ये तासुर देने की कोशिश की गई। व्यूअर्स, ऐसी कोई बात नहीं है। खबर जब पहुंचती है तो वो पहुंच जाती है जिस कॉरिडोर में, जिस पावर कॉरिडोर में पहुंचती है वहां पहुंच जाती है, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? बिलावल भुट्टो जरदारी ने बहुत ही अपना दो टोक जवाब पीडीएम और जितनी भी इत्तेहादी जमातें हैं और पाकिस्तान के जितनी भी जो उनके इत्तेहादी हैं, जो पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर कोशिश करते हैं, जो एक्टर्स हैं इन्फ्लुएंस करने की, उनको दे दिया है। और वो पहला इकदाम जो किया गया वो उस बयान की सूरत में सामने आया जो बीबीसी को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जब आर्मी की क़यादत का नाम लिया गया तो मेरे लिए ये बात बहुत ही हैरानकुन थी। और दूसरी बात, जो रिपोर्ट सामने आई उसे एक्सेप्ट किया गया बिलावल जरदारी की तरफ से। तो लिहाजा यहाँ पर अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि बिलावल जरदारी क्या चाहते हैं और किस तरफ वो जा रहे हैं। उसकी पहले भी हम मुतादिद दफ़ा वजूहात आपके सामने रख चुके हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी नहीं चाहेगी कि अपनी हुकूमत से हाथ धो बैठे और वो एक ऐसे इत्तेहाद की तरफ चली जाए जिसको माजी में भी, जिस इत्तेहाद से उन्हें कुछ नहीं मिला और जरदारी साहब काफ़ी अर्सा बाहर भी रहे, ये भी एक एग्जाम्पल मौजूद है। तो लिहाजा उन्होंने ये सबक सीख लिया है कि किस तरह उन्होंने दूर रहना है। व्यूअर्स, मरीम सफदर बखूबी जानती हैं कि बिलावल जरदारी की इस वक्त सोच क्या है और वो किन लाइंस के ऊपर पार्टी पॉलिटिक्स को लेकर चल रहे हैं। और वो लाइंस ये हैं कि आर्मी चीफ के हवाले से जब नाम लिया जाएगा तो हम उसका हिस्सा नहीं होंगे, और जो इकदाम जब मैंने कहा आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट की और वहाँ से मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला तो लिहाजा हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया। लिहाजा मजीद हम किसी कन्फ्रंटेशन में नहीं जाना चाहते। जबकि मरीम सफदर ये चाहती थी, जैसा उनकी पूरी फैमिली और जो पॉलिटिकल फैमिली है वो चाहती है कि किसी तरह इदारों के साथ तसादुम कायम किया जाए, उसे रखा जाए और इसी बयानिए पे चला जाए। तो इस बयानिए से अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें दूर होती हुई नज़र आ रही है। बिठाया क्यों नहीं गया था साथ? इसलिए कि जब जो मुशावरत वाले जो लोग हैं जो साथ चलते हैं वो उधर भी बैठे होते, इधर भी बैठे होते, तो लिहाजा खबर बाहर आ जानी थी और ख़बर फिर आनी थी और ये सुबकी होनी थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए कि जनाब आपकी जो मुलाकात हुई थी उसमें भी इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। लिहाजा उन्होंने गनीमत इसमें समझी कि किसी को ना बिठाया जाए और लोगों को सिर्फ अंदाजे लगाने पर लगा दिया जाए कि जनाब 101 मुलाकात हुई है और इसमें पीडीएम की बात हुई है और इसमें कहा गया है कि आइंदा मिलकर चलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। लोग अपने अंदाजे लगा रहे हैं और इस मुलाकात को कामयाब कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि शायद कोई खुफिया प्लानिंग हो गई है और आइंदा इलेक्शन के बाद मज़ीद आगे चलने के वादे किए गए हैं। ये सिर्फ एक जेस्चर देना था मीडिया को, सहाफ़ियों को, मुख्तलिफ़ हलकों को कि ये मुलाकात बहुत ही अहम थी। और ये भी कहा जा रहा है कि मरीम सफदर ने जिस तरह ख़बरें लगी हैं और जिनको मैं शाम से ही सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ कि मरीम सफदर ने कहा है कि आप अपने हमारे इस बयानिए के साथ दें और साथ चलें
और इस तरह के बयान ना दें। लेकिन व्यूअर्स, आपको बता दें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल जरदारी की जो लाइन है बहुत ही क्लियर है, और वो ये है कि फ़ौज की क़यादत के हवाले से कोई बयान नहीं दिया जाएगा, और जो रिस्पॉन्स उन्हें आर्मी की तरफ से मिला है इस पर मज़ीद किसी किस्म की बात नहीं होगी। और यही पॉइंट जिसको रखने की आज कोशिश की गई थी इस मुलाकात के अंदर। व्यूअर्स, ये जो रिपोर्ट नवाज शरीफ साहब ने इसे रिजेक्ट किया है, इसके तनाजुर में मुझे डॉन लीक्स का वो वक्त याद आ गया जब नवाज शरीफ साहब ने तारिक फ़ातमी साहब को बरतरफ़ किया था। बिल्कुल मुझे याद है, क्योंकि उस वक्त मैं दुनिया टेलीविज़न में था और ये ख़बर हमने ब्रेक की थी। और फिर आपको याद होगा कि परवेज़ रशीद साहब को बरतरफ़ किया गया था। और फिर ISPR का एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा कि जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटीज़, जो कमेटी की रिपोर्ट से रिकमेंडेशंस थी, उसके तनाजुर में इक़दाम नहीं उठाए गए, लिहाजा उसे हम रिजेक्ट करते हैं। और बाद में हमने ये भी देखा कि उस ट्वीट को वापस ले लिया गया, और उसके बाद एक एक्सप्लेनेशन भी जो है वो ISPR की तरफ से आई थी। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ था, उस वक्त एक बयान सामने आया था। वो बयान था, उस वक्त कायदे हिस्ब इख्तलाफ थे चौधरी एतजाज़ अहसन साहब सेनेट के अंदर। उनका बयान बहुत ही इम्पोर्टेंट था, और उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हुकूमत ने मरीम नवाज़ को बचा लिया, जबकि नए एलामिये में भी पुराने ही बकरों को दोबारा ज़िबा किया गया है। अच्छा, अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि हमेशा निचले अफसरान को ही निशाना बनाया जाता है, इसलिए जो असल ज़िम्मेदार हैं उन्हें नहीं पकड़ा गया। अगर नवाज शरीफ साहब आप में या उस वक्त किसी में हिम्मत होती तो जो बात एतजाज़ अहसन साहब ने कही है उस वक्त अमल कर लेना था, क्योंकि उन्होंने कहा कि मरीम नवाज़ को बचा लिया गया। तो ये हमेशा की रिवायत है और हमेशा इसी तरह होता है। मैंने इस पर कमेंट नहीं करना था, इसलिए करना पड़ा क्योंकि जब ये रिपोर्ट सामने आई, ISI और रेंजर्स के जो अफसरान थे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई, तो मुझे डॉन लीक्स का वो वक्त याद आ गया। और जो बयान दिया गया, स्टेटमेंट जारी की गई लंदन से, इसके तनाजुर में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था, एतजाज़ अहसन ने क्या कहा। और व्यूअर्स, आखिर में मुझे कहा गया है कि इस पर ज़रूर कमेंट करें। राना अरसलान खान साहब है, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ज़िला लोधरा के। उन्होंने जहांगीर खान तरीन की वापसी पर बड़े बड़े इश्तिहारात जो हैं वो लगाए हैं, और आप देख भी सकते हैं कि इन इश्तिहारात की नौयत क्या है। और वो लिखते हैं कि हम जहांगीर खान तरीन को इलाज मुकम्मल होने के बाद लंदन से वतन वापसी पर दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। तो इस पर ज़रूर कमेंट करें, मुझे ऐसा कहा गया। व्यूअर्स, ये वो लोग हैं यकीनन जिनके मफादात इन बड़े लोगों के साथ जुड़े होते हैं, तो उन्हें खुश करने के लिए इस किस्म के बैनर जो हैं वो लगाए जाते हैं। लेकिन जो इलाज की जहाँ तक बात है, इलाज हुआ, उनका भी हुआ, और इस मर्ज़ का भी हुआ कि किस तरह इससे बचा जा सके। पाकिस्तान के अंदर जो FIA की जो इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी कमेटी जो बनी, और फिर जो रिपोर्ट सामने आई चीनी चोरी के हवाले से, सब्सिडी के हवाले से, अवाम के हक़ पर जो डाका डाला गया, इससे भी कैसे बचा जा सके, ये तदबीरें यहाँ पे 7 माह होती रही हैं। और अब जिन्हें टार्ज़न की वापसी से मंसूब किया जा रहा है, आपको बता दूं कि अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ने अगर कुछ ना किया तो यकीन करें इनका हाल, यानी वक्त बहुत बेरहम है। और सियासतदानों का जो हाल होता है, जो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, मुस्लिम लीग नून का है, अगर कुछ ना किया गया तो यही हाल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का भी होगा। व्यूअर्स, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपने कमेंट्स भेजें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह ने के बाद।